Hello everyone, this is Vaibhav here and I welcome you all to my YouTube channel. And yes, today I am here with another video on our advanced problem series. And today we are dealing with a problem which is based on simple harmonic motion. So let us check the problem statement. So this is the statement for us. यहाँ पर अगर हम देखें तो we want there is a cylinder and we want the time period of this cylinder. टाइम पीरियड ऑफ दिस ऑक्सीलेशन। सो यहाँ पर स्प्रिंग और मासेस जो भी आपको गिवन है वो आइडियल गिवन है, आपको डायरेक्टली दिया है। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि दे ऑल आर इन देयर नेचुरल लेंथ, कि जो भी सिस्टम है इस पर्टिकुलर वक्त पे नेचुरल लेंथ पे इसको स्मॉल हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट देने के बाद अगर हम एसएचएम कराते हैं तो हमें देखना है कि क्या टाइम पीरियड होगा। फ्रिक्शन इज सफिशिएंट टू कॉज प्योर रोलिंग इन द सिलेंडर। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन। तो अपन आगे आते हैं और देखते हैं इसके सोल्यूशन पार्ट कैसा होना चाहिए। सो अगर यहाँ पर देखें तो कुछ ऐसा फिगर है हमारे पास। तो सबसे पहली चीज है हमें ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पर टॉर्क मेथड यूज करना रेलेवेंट होगा। ठीक है, अगर मैं टॉर्क मेथड यूज करूंगा तो मेरे लिए थोड़ा ज्यादा आसान होगा। तो मैं टॉर्क मेथड के साथ चलूँ। टॉर्क मेथड में मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं बॉटम मोस्ट पॉइंट जो कि इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन का पॉइंट है तो उसके थ्रू मैं इस बॉडी को रोटेट कराऊंगा तो वो प्योर रोटेट करता हुआ दिखेगा। और इसका जो ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट होगा, अगर मैंने इसको थीटा एंगल डिस्प्लेस किया है तो इस डिस्प्लेसमेंट को आर थीटा लिख सकते हैं फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। अगर ऐसा लिख रहा हूँ तो आप यहाँ पे क्या समझ सकते हो कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो आर थीटा अंदर की तरफ ये कंप्रेस, ये आर थीटा अंदर की तरफ कंप्रेस हो गया। चलो ठीक है, तो इसका मतलब ये स्प्रिंग कंप्रेस हुआ है तो ये सिलेंडर पे बाहर की तरफ फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन पे, जो कि आप के टाइम्स ऑफ आर थीटा होगा, वो बाद में देखेंगे। अब इस साइड को थोड़ा एनालाइज कर, इस साइड को थोड़ा एनालाइज करते हैं। और यहाँ पर अगर मैं देखूं तो ये पॉइंट भी आर थीटा आगे गया होगा इस सिलेंडर के साथ। ऐसा ये मान लो ये जो लाइन है ये आर थीटा आगे गया होगा, इसका सेंटर से ही डायरेक्टेड है तो सीधा सेंटर तो सीधा मोशन कर रहा है तो वो भी आर थीटा आगे गया होगा। अगर वो आर थीटा आगे गया मतलब मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर आर थीटा लेंथ ओवरऑल अवेलेबल हुआ होगा। और वो कौन किया होगा, ये दोनों स्प्रिंग मिलके किया होगा। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि ये स्प्रिंग x1 स्ट्रेच हुआ और ये स्प्रिंग x2 स्ट्रेच हुआ। तो इसकी वजह से हमें कितना लेंथ मिला, आर थीटा लेंथ मिला। तो आपको एक चीज बहुत इजीली पता होगा कि अगर ये x1 एक्सटेंड हुआ है तो पुली x1 नीचे आया है, और अगर पुली x1 नीचे आया है तो कितना लेंथ फ्री हुआ है। तो बहुत इजीली आप इस चीज को, अगर आप जे एडवांस की तैयारी कर रहे हैं तो जरूर जानते होंगे कि अगर पुली x नीचे आ रहा है तो यहाँ से भी x, यहाँ से भी x। सो x1 लेंथ, अगर पुली x1 नीचे आया है तो 2x1 लेंथ का स्ट्रिंग, 2x1 लेंथ का स्ट्रिंग फ्री होने वाला है। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है। और साथ में अगर यहाँ से देखें तो x2 है, इसको जब ऊपर ले जा रहे हैं तो ये x2 लेंथ भी यहाँ से फ्री हो जाए। तो मैं ओवरऑल बोल सकता हूँ कि x2 x1 प्लस x2 ये मिलके मेरा आर थीटा को कंट्रीब्यूट किया हो। पहला इक्वेशन तो हमने ऐसा लिखा। अब मुझे x1 x2 के बीच में रिलेशन तो मिल गया है, बट यहाँ पर आर डी थीटा के टर्म्स पे अब x1 x2 के बीच में क्या रिलेशन है ये फाइंड भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको बोला गया है कि ये मासलेस है। तो मासलेस का डायरेक्ट मतलब है कि इस पे नेट फोर्स हमेशा जीरो हो। और अगर इस पे नेट फोर्स जीरो है तो ऊपर की तरफ स्प्रिंग फोर्स लगा रहा है विच इज 4k, इसका कांस्टेंट हो गया टाइम्स ऑफ x1। नीचे की तरफ ये लगा रहा होगा विच इज k टाइम्स ऑफ x2। और यहाँ पर लग रहा होगा एक टेंशन। तो आपको एक चीज पता होना चाहिए, अगर मैं इस धागे पे कोई भी एक पॉइंट हूँ तो ऊपर की तरफ kx वाला पॉइंट और नीचे की तरफ टेंशन का पॉइंट, और ये धागा मासलेस है तो एफ नेट जीरो होना चाहिए। तो इस तरह से आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि टेंशन भी kx2 के इक्वल ही है। तो ये बहुत इजी सी बात है, आपको सबको पता होगा। तो टेंशन भी kx2 के इक्वल। चलो ठीक है, तो टेंशन kx2 के इक्वल है। और तो यहाँ पे ओवरऑल नीचे की तरफ 2k x2 का फोर्स लग रहा है और ऊपर की तरफ 4k x1 का फोर्स लग रहा है, और इस पे नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। तो मुझे इक्वेशन लिख लेना चाहिए 4k x2 के इक्वल है 2k, सॉरी 4k x1
4k(x1) के इक्वल है 2k(x2). तो 2k(x2) के इक्वल है 4k(x1). तो यहाँ से अगर मैं कैंसिलेशन करूँ तो ये 2 हो गया और ये वाले टर्म को कैंसिल किया, तो यहाँ से मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि 2x1 की वैल्यू x2 है। ये मेरा इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ से अगर इस वैल्यू को ऊपर यूज करें तो मैं लिख सकता हूँ 2x2 इज इक्वल्स टू r थीटा। दिस इम्प्लाइज कि x2 की वैल्यू आ रही है r थीटा बाई। अब मुझे x2 क्यों चाहिए था? बिकॉज मुझे पता है कि ये वाला स्प्रिंग एक जो टेंशन लगा रहा है सिलेंडर पे ऐसा पीछे की तरफ, वो टेंशन kx2 के इक्वल है। तो सिलेंडर पे पीछे की तरफ एक टेंशन आ रहा होगा इस धागे का कारण, दिस इज kx2। और आप देख सकते हो सिलेंडर ने इस वाले स्प्रिंग को कंप्रेस किया था, इस वजह से ये उसको भी बाहर की तरफ एक और फोर्स आ रहा होगा। तो दो फोर्सेस है, एक है k टाइम्स ऑफ r थीटा जो कि कंप्रेशन के कारण है, ये कुछ लिखा नहीं है, कंप्रेशन के कारण है, और एक टेंशन के कारण है। तो अपन यहाँ से क्या लिख सकते हैं? तो टेंशन की वैल्यू क्या होगी? टेंशन की वैल्यू होगी kx2, इसको मैं लिख सकता हूँ k r थीटा बाई 2। और साथ में एक जो कंप्रेशन के कारण फोर्स आ रहा है वो आ रहा है फोर्स 1 मान लेते हैं उसे, उस फोर्स की वैल्यू लिख सकते हैं k टाइम्स ऑफ r थीटा। तो ये दोनों नेट फोर्सेस लग रहे हैं और आप देख सकते हो फोर्सेस के कारण एक टॉर्क भी होगा इस पॉइंट के वो, और उस टॉर्क का सेंस ऐसा आप देख सकते हो कि एंटी क्लॉकवाइज सेंस है, और अगर डायरेक्शन देखें तो आउटवर्ड्स है। हमने डिस्प्लेसमेंट किया था अंदर कुछ इस तरह से, तो डिस्प्लेसमेंट क्लॉकवाइज सेंस पे और अंदर की तरफ है, तो फोर्स टॉर्क और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो इस वजह से मुझे लिखना चाहिए कि जो नेट टॉर्क होगा वो नेट फोर्स क्या है इस पे, 3/2 के आर थीटा, और आर डिस्टेंस पे ही लग रहा है। तो टॉर्क नेट जो है वो मैं लिख सकता हूँ 3/2 के आर स्क्वायर थीटा, और इसका जो डायरेक्शन है ये माइनस साइन के साथ आएगा, मतलब टॉर्क नेट की वैल्यू मैं लिख दूंगा -3/2 के आर स्क्वायर थीटा, जिसको मैं लिख सकता हूँ आई अल्फा। आई किसके अबाउट? बॉटम मोस्ट पॉइंट के अबाउट, और बॉटम मोस्ट पॉइंट के अबाउट आपको पता है एम आर स्क्वायर प्लस mr² 2। सो ये कुछ हो जाएगा 3/2 mr²। पैरेलल एक्सिस से हम लगा रहे हैं और टाइम्स ऑफ अल्फा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि k/m इज इंटू थीटा इज योर अल्फा। सो ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू मिल गई, मतलब मुझे मैं बोल सकता हूँ ओमेगा की वैल्यू हो गई है √k/m। सो टाइम पीरियड क्या मुझे लिख देना चाहिए यहाँ पर? टाइम पीरियड 2π√m/k। क्या ये लिख देना सही होगा? तो जवाब है नहीं, ये लिख देना सही नहीं होगा, बिकॉज हमने अभी हाफ मोशन को एनालाइज किया है। इस साइड क्या होने वाला है मुझे नहीं पता, बट हाँ इस साइड जो मोशन हुआ वो इसकी वजह से ही हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तो मैं हाँ हाफ मोशन के लिए लिख सकता हूँ। तो कितना, अगर ओवरऑल एसएचएम देखें तो यहाँ से लेके पाई/2 फेजर के थ्रू अगर देख रहा हूँ पाई, फिर 3π/2, और ओवरऑल आप देख सकते हो 2π। तो अभी तक बॉडी अपना हाफ मोशन के लिए हम टाइम पीरियड लिख सकते हैं बहुत इजीली। तो मैं पाई एंगल रोटेशन हुआ है तो पाई/ओमेगा लिख सकता हूँ और ओमेगा की वैल्यू यूज कर लूंगा। सो ऊपर की तरफ हो जाने वाला है m/k, और n की वैल्यू आपको गिवन है, तो आई थिंक 3 है और ये 2 है। तो मैं इस पे 3 से मल्टीप्लाई और ऐसा कर लेता हूँ कि 2 से मल्टीप्लाई भी कर लेता हूँ और 2 से डिवाइड भी कर लेता हूँ। तो ये k की वैल्यू 2 थी ना, तो ये बाहर आ जाएगा पाई/2 और टाइम्स ऑफ √6। तो ऐसा ये मेरा पहला टाइम पीरियड आ रहा है फर्स्ट हाफ के लिए। क्या सेकेंड हाफ में भी मोशन ऐसा है? तो एनालाइज करते हैं। तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर बोला गया था कि ऑल द बॉडीज आर इन देयर नेचुरल लेंथ, जो हमने फिगर बना था। तो मेन पोजीशन पे ठीक है, सारे नेट फोर्सेस जीरो है। अब क्या हो रहा है, जैसे ये फर्दर आगे जाएगा, जैसे ये फर्दर आगे जाएगा तो ये वाला धागा जो है ये स्लैग कर जाएगा, और अगर ये स्लैग कर गया तो इस पे जो लगने वाला टेंशन था वो लगेगा नहीं, और इसके थीटा इधर जाने के कारण आर थीटा का एक्सटेंशन होगा इस स्प्रिंग पे, और एक्सटेंशन के कारण आप बोल सकते हो कि इस पे जो नेट फोर्सेस आएंगे वो ऐसे आएंगे, और इसके कारण टॉर्क आपका क्लॉकवाइज सेंस में आएगा और डिस्प्लेसमेंट एंटी क्लॉकवाइज सेंस पे हुआ है। तो इस हिसाब से मुझे लिख देना चाहिए टॉर्क इज इक्वल्स टू आई अल्फा।
और टॉर्क की वैल्यू इस बार है के आर थीटा, ये हो गया फोर्स मल्टीप्लाइड बाय आर, साथ में नेगेटिव साइन, और ये हो गया टॉर्क, और इसको मैं लिख सकता हूँ एम आर स्क्वायर बाय टू, 3/2 टाइम्स ऑफ एल्फा। ये सेकेंड हाफ के लिए लिख रहे हैं। तो अगर ऐसा है तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 2/3 के आर स्क्वायर थीटा बाय एम, ये हो गया अल्फा यहाँ से, और एक आर की टर्म यहाँ पर भी, तो आर स्क्वायर वाले टर्म को कैंसिल करता हूँ। तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू अगर देखें तो वो आ जा रही है 2 k/3m। तो टाइम पीरियड अपन यहाँ से लिख सकते हैं, सेकेंड जो हाफ का है वो है रूट पाई अपॉन 3m/2k। अब वैल्यूज रखेंगे तो m की वैल्यू 3 है, k की वैल्यू, तो ये स्क्वायर का टर्म बच जाएगा पाई/2, और यहाँ पर एक बचेगा 3, तो ये कुछ आ गया 3 पाई/2 सेकेंड्स। तो ओवरऑल अगर मुझे टाइम पीरियड लिखना है तो टाइम 1 प्लस टाइम 2 को मुझे ऐड करना पड़ेगा, और टाइम 1 हमने लिखा था पाई/2 √6, पाई/2 √6, सॉरी, पाई/2 √6 प्लस पाई/2 इंटू 3। सो ओवरऑल मैं पाई/2 कॉमन ले लूंगा, 3 प्लस √6 सेकेंड्स। तो मैं इसको अपना आंसर बोल सकता हूँ। दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। और अगर वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो आप इसको शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। थैंक यू वेरी मच।